अब स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ ब्रशअप कर रहे हैं। क्या आपका पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट, पहले तो आपके एग्जाम में चीजें कैसे पूछ सकते हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर। सबसे पहली चीज, आपका फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फंडामेंटल राइट का रेंज क्या है, 12 से लेके 35 तक। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, फंडामेंटल राइट हमने सोर्स किससे लिया है, अमेरिका से। हमारे संविधान में हमने फंडामेंटल राइट का ये जो सोर्स है किससे लिया है, अमेरिका से लिया है। अब 12 से लेके 35 तक हम आज आर्टिकल्स रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 में कहा गया है बेटा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ, ये बाद में आप लोग सब लोग लिख लेना, पहले ही सब लोगों ने लिखा हुआ है, या ये चीज मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से छाप लेना। आज सिर्फ रिकॉल चल रहा है, सिर्फ समझ लीजिए, थोड़ा रैपिड फायर करूंगा। अब ये रिकॉर्डेड सेशन आपका डाल दिया जाएगा, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देख लीजिएगा, या मैं बता दूंगा कोई और सोर्स, इसका आधे घंटे में ये सारी चीज फिर से आपको करा दी जाएगी। चलिए, आर्टिकल 12 में कहा गया है बेटा डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आप कभी भी कोई भी न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो, वहां पर अगर ये टर्म आता है स्टेट, लिटरल सेंस में इसका मीनिंग स्टेट नहीं होता। स्टेट का मतलब क्या होता है, इसके अंदर तीन डेफिनेशन दी गई है, चार डेफिनेशन दी गई है। पहला मीनिंग होता है आपका स्टेट का मतलब पार्लियामेंट। स्टेट का मतलब क्या होगा, पार्लियामेंट। दूसरा मीनिंग होता है स्टेट लेजिस्लेचर। दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर। और तीसरा आप कह सकते हो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं तो बोलूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीज क्या कहलाएगी, आपकी स्टेट। अगर आपके न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट दिया है स्टेट हैज डन दिस, इसका सीधा मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डन दिस। कम समझ में आ गया। तो स्टेट का डेफिनेशन के मुकाबले स्टेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। हाँ, किसी को अगर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं समझा तो वो भी बता देता हूं, स्टेट्स पार्लियामेंट इज कॉल्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर। पक्का समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं आपका आर्टिकल 13। अच्छा, आर्टिकल्स मतलब क्या होता है, बेसिक एकदम सिंपल सादी बात अगर की जाए तो आर्टिकल्स का मतलब क्या हो जाएगा, रूल्स। टोटल पूरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स है। टोटल कितने आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स। अभी हम देख रहे हैं 12 से 35 तक, 12 वाला कलर कवर हो गया। आर्टिकल 12 क्या था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट का मतलब क्या था, पार्लियामेंट। आर्टिकल 13 में कहा गया है बेटा लॉज। लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स आर वॉइड। वॉइड मतलब क्या हो जाता है, इलीगल। अगर आपका ऐसा कोई भी कानून, सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को, यानी जो आपके बेसिक राइट्स होते हैं, अगर इसको वायलेट करता है तो वो क्या कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। आर्टिकल 13। अगला देख लेते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में कहा गया बेटा इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पूछा गया आपका आर्टिकल 15 में क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव। आम्बेडकर जी के साथ बहुत भेदभाव हुआ था, इसलिए उन्होंने ये तो चीज कसम खा ली थी कि बेटा आपका डिस्क्रिमिनेशन वन ऑफ द फंडामेंटल राइट आपके संविधान में मेंशन किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 क्या बोलता है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ। टोटल 5 चीजें दी गई है, यानी सरकार ने ना स्पेसिफिक 5 चीजों बोला है कि ये 5 चीजों से हम आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 5 चीजों में आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। इसका सीधा मतलब है इसके अलावा भेदभाव किया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। रेस मतलब बेटा किसी के साथ काला गोरा नहीं किया जाएगा, तू काला है चल निकल, तू गोरा है चल इधर आ। ये सारी चीज भारत में नहीं होती। होती है क्या, नहीं होती वैसे। हाँ, रेस मतलब सिर्फ रंग भेद नहीं होता, किसी को हाइट के लिए चिढ़ा देना, चल बुटरी। आपको पता है कि नहीं बेटा बुटरी मतलब क्या होता है, अब होता है भाई बहनों में झगड़ा होता है, वो छटंकी जो छोटे हाइट वाले होते हैं उनको बुटरी कहा जाता है। फिलहाल रिलीजन के बेसिस पे हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कास्टिज्म तो हमारे भारत में होता ही नहीं है। सेक्स तो पूछिए मत दे, सेक्स मतलब बेटा लड़का लड़की वाला जो आपका है, मतलब लड़का हो या लड़की हो, बैंकिंग के लिए आप सब लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा है। और प्लेस ऑफ बर्थ, हम तो कभी ऐसा नहीं बोलते चल यूपी वाले निकल उधर। महाराष्ट्र में ऐसा होता है कभी, बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बेटा लिखित में नहीं होता है। बाकी चीजें आप लोग, चलो अगला वाला देख लेते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में कहा गया बेटा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हाँ, एक और चीज, जो लोग नए हैं इतना ज्यादा घबराने की कोई बात ही नहीं है। आप पहली बार अगर इसको रीड कर रहे हो, आपको पता है याद क्या करना है, आर्टिकल 16 में सिर्फ ये याद करना है, खत्म। वहां तो आपको ये लिखा हुआ आएगा ना, टिक ही तो करना है। आर्टिकल 16 मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, गवर्नमेंट जॉब। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, समझ में आ रहा है। हालांकि इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, रिजर्वेशन सिस्टम। इक्वल अपॉर्चुनिटी कहां है, आधा तो साला रिजर्वेशन सिस्टम ने खा लिया सीट्स। फिर भी आर्टिकल 16 में कहा गया है बेटा गवर्नमेंट जॉब में सबको क्या दी जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। मैंने पता है आर्टिकल 16 अपने बच्चों को यानी स्टूडेंट्स को कैसे कराया था। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेरे लिए तो वहां डिफेंस वाले और डिफेंस के लिए एनडीए, और जैसे ये अभी आपकी 16 साल 17 साल के हो आप,
एनडीए का फॉर्म ना 16.5 साल की उम्र से भरना चालू हो जाता है। तो बस उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी कब दी जा रही है? 16 साल की उम्र में। तो आपको ये याद रखना है, आर्टिकल 16 क्या हो जाएगा? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 देख लेते हैं। आर्टिकल 17 के अंदर बेटा खतरा आ रहा है, आपको पता है कि नहीं? आजकल कोई छुआछूत परफॉर्म भारत में होता ही नहीं है। छुआछूत मतलब पुराने जमाने में हमारे में कास्टिज्म बहुत था, चल दूर बैठ, नीचे बैठ, ये कर वो कर। ये सबसे ज्यादा बेटा राजस्थान और यूपी में देखा जाता है। राजस्थान में भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल आपको ये याद रखना है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहां आ रहा है आपका? आर्टिकल 17 में। अगला देख लेते हैं, आर्टिकल 18। आर्टिकल 17 समझ में आ गया? छुआछूत। हाँ, छुआछूत अनटचेबिलिटी होता क्या है? सिर्फ दूर बैठना, मेरे को मत छू, ये नहीं होता। किसी को जबरदस्ती उसके कास्ट के लिए ह्यूमिलिएट करना भी अनटचेबिलिटी हो गई। किसी को जबरदस्ती उसकी कास्ट बार बार पूछना भी अनटचेबिलिटी हो गया। किसी को मंदिर के अंदर आने से मना करना भी अनटचेबिलिटी हो गया। किसी को पानी, समझ में आ रहा है ना सारा? ये सारी चीज अनटचेबिलिटी के अंदर आती है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 के अंदर बेटा ये आपको कौन दिख रहा है? किंग दिख रहा है। यहां पर कहा गया है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। वर्ड है अबॉलिशन मतलब बहिष्कार। अब बहिष्कार मतलब इंडिपेंडेंस के पहले भारत में टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है, मतलब जो किंग, वहां पर नॉर्मल सी बात है, प्रिंसली स्टेट मतलब क्या? राजा का वो राज्य होता था। लेकिन हमने क्या किया, प्रिंसली स्टेट को अबॉलिश कर दिया और उसमें कहा गया कि अब कोई भी अपने नाम के पहले राजा रानी नहीं लगा सकता। मतलब टाइटल्स को हमने क्या कर दिया? अबॉलिश कर दिया। याद रखना ना, टाइटल के लिए आर्टिकल 18 बहुत ज्यादा ईजी है। देखो एक बात बताता हूं, राजा बनने की एज ही क्या होती है? 18। ये आप लोग इतिहास भी पढ़ेंगे, इवन अकबर देख लो। अकबर का जब पप्पा लुढ़क गया था, मतलब उनके पप्पा का नाम क्या था बेटा? हुमायूं। जब उसका बाप लुढ़का था तो वो 13 साल का था। 5 साल वेट करना पड़ा टू बिकम द किंग। ये चीज समझ में आ रही है? तो आपको ये चीज याद रखनी है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 18। आर्टिकल 19 के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल 19 में कहा गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच। याद रखने का सबसे आसान तरीका बेटा, एस कौन सा नंबर का लेटर है? आप रीजनिंग कर रहे हो, 19। तो 19th लेटर एस है, एस फॉर स्पीच। ठीक है, बोलने का हक। अब आ जाएगा बेटा आपका 20 नंबर पे, प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? आप लॉ कर रही है, आपको ये कन्विक्शन वर्ड पता होना चाहिए। कन्विक्शन का मतलब होता है किसी को मुजरिम ठहराना। कहां पर? कोर्ट के अंदर। मुजरिम अगर वो साबित हो जाता है तो उसके लिए प्रोटेक्शन दिया गया है। मान लेते हैं किसी को गलत फंसा दिया गया होगा तो भैया उसके पास कुछ प्रोटेक्शन, ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी गई है। या मान लेते हैं भाई उसने जुर्म किया भी है, वो कल्प्रिट है, ऑफेंस किया है उसने, तो भी मान लीजिए उसने कोई ऑफेंस 1990 में किया है और आज चल रहा है 2025, कितने साल पहले किया था? 35 साल पहले किया था। उसमें प्रोटेक्शन क्या मिलेगा? मान के चलते हैं उसने उस समय चोरी किया, उस समय चोरी की सजा थी 2 साल, आज हो गई है 7 साल। तो उसको अगर आज डिसीजन दिया जा रहा है ना, तो 7 साल की सजा नहीं होगी। चोरी कब परफॉर्म किया था उसने? एक्ट कब किया था? 1990 में। तो उसको आज चोरी के लिए सजा कितनी दी जाएगी? 2 साल की। ये चीज समझ में आ रहा है? प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। अब आ जाता है आपका आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में कहा गया बेटा राइट टू लिव विद डिग्निटी। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? राइट टू लिव विथ डिग्निटी। आपको बेटा पूरा हक है, राइट टू लाइफ जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट टू लाइफ, जीने का हक, वो भी डिग्निटी के साथ, पूरे मर्यादा के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। ये देखो बेटा, जीने का हक, जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, गार्डन में लेटना है लेटने का, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पुलिस वाला आपको रोक नहीं सकता। आप बोल सकते हो आर्टिकल 21 है मेरे पास। फिर बेटा चलो ठीक है, फिलहाल अब देख लेते हैं आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। पिछली बार ही बताया था, अगर कोई पुलिस वाला आपको अगर आके अरेस्ट कर रहा है, मतलब कितने हाथों में हथकड़ी लगाएगा? 2 हाथों में। नॉर्मल सी बात है, 2 हाथ आपके 2 हाथ उसके, कितने हो गए बेटा? 2 2 22। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 22 में क्या किया गया है? अरेस्ट के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दिया गया। फॉर एग्जाम्पल पुलिस वाला अरेस्ट कर रहा है तो आपके पास राइट टू कॉल लॉयर। बोलते हैं ना मेरे को मेरे लॉयर से बात करनी है, तो आर्टिकल 22 के तहत आपके पास वो सारी पावर्स। हाँ बेटा। हाँ तो है ना, इसी के अंदर ये देखो, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट एंड डिटेंशन यही तो है ना। अरेस्ट और डिटेंशन के बीच में मैंने फर्क बताया था। अरेस्ट कब किया जाता है? गुनाह होने के बाद। डिटेंशन कब किया जाता है? गुनाह होने के पहले। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन दोनों चीज कहां दी गई है आपका? आर्टिकल 22 में। डिटेंशन भी 2 टाइप का होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन। वो डिटेल में हम बाद में देख लेंगे, पहले भी मैंने करा चुका है। अब आ जाते हैं आपके आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में कहा गया है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। देख लीजिए, ये गर्ल क्या बोल रही है? आई एम नॉट फॉर सेल। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि आपको देखना लड़की को बाजार में ले जाके बेच देते थे। आज के टाइम पे बेचा तो नहीं जाता, लेकिन आपने देखा होगा प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाए जाते हैं। रेड लाइट एरिया मुंबई का पता होगा, तो वहां पर जबरदस्ती इनके मर्जी के खिलाफ भी इनको बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लेसेस में काम करना होता है। फिलहाल आपको याद रखना है ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? वर्ड ऑफ द डे, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। इवन ट्रैफिकिंग का सिर्फ मतलब खरीदना बेचना नहीं होता, उनके इच्छा के विरुद्ध उनसे काम कराना भी ट्रैफिकिंग है। ये चीज समझ में आ रहा है? चाइल्ड लेबर,
सब ये सब वैसे तो चाइल्ड लेबर के लिए एक स्पेसिफिक अलग से दिया गया है, बट ये फिर भी बताया जा रहा है कि ट्रैफिकिंग का मतलब क्या हो जाता है। अच्छा हाँ, तो भारत में ट्रैफिकिंग को रोकना इसका मेन मोटो हो जाएगा। इसके लिए अलग से एक एक्ट भी बना है 1955 का, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट 1955। अगला देख लेते हैं आपका आर्टिकल 24। इसमें क्या कहा गया है? प्रोहिबिशन का मतलब बेटा, हाँ स्टॉप, प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? रोकना। अब हम क्या रोक रहे हैं यहां पर? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, मतलब किसी भी बच्चे को फैक्ट्री में काम करना अलाउड नहीं है। सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं, ढाबा में भी काम करना अलाउड नहीं है, या कोई भी ऐसी प्लेसेस। वैसे तो बच्चों को काम करना अलाउड ही नहीं है, बट याद रखिएगा बच्चों का मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग? 14 एज। बच्चों की एज का मतलब क्या है? 14 या 14 साल से कम के बच्चे। तो अगर 14 में 4 आ रहा है और चिल्ड्रन का रिलेटेड अगर कोई आर्टिकल है, तो वो आपको कैसे याद रहेगा? 14 उसके बाद कहां आएगा? 24 में। तो ये चीज याद रखनी है, चिल्ड्रंस को फैक्ट्रीज में काम करना अलाउड नहीं है। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 14। तो आपको बस ये चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ऐसे इतना आप याद रख सकते हैं। 25। अब मैं बताना चाहूंगा सबसे कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल अगर माना जाता है पूरे फंडामेंटल राइट्स में, तो वो माना जाता है बेटा आपका 12 से लेके अभी 23 तक ज्यादा दिक्कत तो नहीं आई होगी। मेन आती है 24 तक ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। मेन दिक्कत आती है बेटा 25 टू 30। इसको कहा जाता है बेटा काली रात वाला आर्टिकल। आपके लिए काली रात के बराबर है ये। इसको याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम बहुत आसानी से कर लेंगे। पूरी लाइन वैसे भी मैंने अब तक बोला ही नहीं है याद करना है आपको। लाइन क्या करना है? हाईलाइटेड वर्ड याद करने हैं। अब एक बात बताइए, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। और 5वीं क्लास से आपका साइंस चालू हो जाता है। पिछली बार ही बताया था, एक वर्ड याद रखना है, कनसाइंस। वर्ड आ गया कनसाइंस। कनसाइंस का मतलब ही होता है, देखो बेटा ये अपने आप को वही देख रहे हैं, यहां खाली है वहां नॉर्मल सी बात है। वैसे तो कनसाइंस का मतलब होता है अगर आप अंतरात्मा की आवाज, अगर आप बहुत अच्छे से जान पा रहे हो ये आपके लिए सही है, ये आपके लिए गलत है, दिस इज कॉल्ड एज कंसाइंस, टू मेक द राइट डिसीजन। ये समझ में आ गया? तो कंसाइंस के अंदर बेटा आपका क्या आ रहा है? साइंस आ रहा है। साइंस आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 5वीं। 5 का स्क्वायर 25, तो 25 आर्टिकल से क्या याद आना चाहिए? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोपोगेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन। वैसे तो मैं समझा देता हूं आर्टिकल 25 के अंदर कहा क्या गया है। आपको भारत में अलाउड है कि आप पूजा पाठ कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। वर्ड क्या यूज हुआ है? प्रैक्टिस। समझ में आ गया? अगला वाला देख लेते हैं आर्टिकल 26 में, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आपको भारत में पूरा का पूरा फ्रीडम दिया गया है, अपने रिलीजियस अफेयर्स को आप मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए अलग से आप अपना इंस्टीट्यूट या मठ भी बना सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? इसी का सबसे फेमस एग्जांपल है आपका रामकृष्ण परमहंस मिशन। परमहंस वो आपका था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने। 1897 के आसपास उन्होंने ये चीज की थी। तो आर्टिकल 26 को वो सपोर्ट करता है, फ्रीडम टू मैनेज। हाँ अब मैं बता रहा हूं, मैंने बोला था 25 से लेकर 30 तक बहुत टफ है, याद ही नहीं आता 25 में कंसाइंस है कि 26 में कंसाइंस है कि 17 में। तो हमने पहले ही देख लिया कि 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 5वीं क्लास से क्या पढ़ रहे हो? साइंस। तो आपको याद रखना है 25 आपका क्या हो जाएगा? कंसाइंस। इसके अंदर अब एक चीज आपको याद रखना है, मैनेज। मैनेज में कितने लेटर हो गए? 6। तो एक और चीज बताता हूं, मैं एक चीज बताना भूल गया। 25 से लेके 28 तक आपके 4 आर्टिकल है, ये किससे डील करते हैं? आपके रिलीजन से डील करते हैं। किससे डील करते हैं? रिलीजन से डील करते हैं। तो आपको याद रखना है 25 में था फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, 26 में था फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 27 में रहेगा फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मतलब एक और चीज, आपके ऊपर न टैक्स लगाया जा सकता है, न आपसे धर्म के नाम से टैक्स लिया जा सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? इसका सबसे फेमस एग्जांपल हो गया मुगल्स जब भारत में राज करते थे, उन लोगों ने नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स लगाया था। ठीक है, जिजिया टैक्स। तो आपको ये याद रखना है जिजिया टैक्स किस पर लगाया गया था? नॉन मुस्लिम्स पर। उन्होंने पता है क्या बोला था? तो हम अभी भी कर सकते हैं कि नॉन हिंदू, जो भारत में हिंदू नहीं है उन पर टैक्स लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया इज कौन सा कंट्री? डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रे बेटा, सेक्युलर कंट्री। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, हमने कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं अपनाया है। तो सेक्युलर मतलब किसी भी धर्म के ऊपर हम क्या करेंगे? टैक्स ना लगाएंगे, ना वहां से कलेक्ट करेंगे। ये चीज आपको याद रखना है। अब मैं बताता हूं फिलहाल ये 27 से कैसे याद रहेगा। बेटा एक बात बता रहा हूं, बस आपको पेमेंट ऑफ टैक्सेस याद करना है। क्या याद करना है? पेमेंट ऑफ टैक्सेस। और पेमेंट में कितने लेटर है? 7। पेमेंट में कितने लेटर है? 7। मैनेज में कितने लेटर है? 6। तो एक बात बताओ, 2 के आगे 6 लिखो 26 तैयार, 2 के आगे 7 लिखो 27 तैयार। पेमेंट ऑफ टैक्सेस और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। 28 नंबर पे आ जाते हैं, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब आप अगर किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, आपको वहां पर जबरदस्ती पूजा पाठ में इन्वॉल्व करना अलाउड नहीं है। सबकी पूजा चल रही है और आपको बोल नहीं सकते चल ताली बजा, बेटा ऐसा नहीं है। हाँ अनटिल और अनलेस, इसका एक्सेप्शन है। वो स्कूल बेटा गवर्नमेंट स्कूल होनी चाहिए, वरना पता चला मिशनरीज स्कूल में पढ़ रहे हो, क्रिश्चियन के स्कूल में जा रहे हो और वहां पर बोला गया, वैसे तो ताली बजाते ही नहीं उन लोग लेकिन बोला याद रखना
वैसे कोई है क्या यहाँ क्रिश्चियन? नहीं है ना? है क्या कोई? हाँ तो नॉर्मल, मैं तो सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बाकी 29 और 30 की बात कर लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, आपको यहां पर क्या याद रखना है? माइनॉरिटी, दैट्स इट। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है बेटा? अल्पसंख्यक। भारत में कोई ऐसी कम्युनिटी जिनकी क्वांटिटी बहुत कम है, जैसे बुद्धिज्म, जैसे जैनिज्म, जैसे क्रिश्चियंस। इवन पूरे भारत में बेटा सिर्फ 2%, 2.1% आपके सिख रह रहे हैं, तो ये सारी कम्युनिटीज क्या हो गई? माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक। अल्प का मतलब कम। ये कोई गलत लिख दिया मैंने बेटा, ऐसा हिंदी की स्पेलिंग बेटा थोड़ी सी। आप लोगों में सबको हिंदी अच्छे से लिखते आती है, मेरे को सिर्फ मात्रा नहीं पता, इसको छोटी बोलते हैं, इसको बड़ी बोलते हैं। आपको पता था सबको? ये लेफ्ट वाली बड़ी, छोटी है ना ये। हाँ, राइट बड़ा। पता नहीं, जो भी होगा। फिलहाल आपको याद रखना है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, यानी ये। हाँ, देखो, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है? आपने देखा होगा। अच्छा, ये माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी का मतलब क्या है? कोई भी स्कूल माइनॉरिटीज को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। आर्टिकल 29 में ये मेंशन किया गया है, लिख लीजिएगा ये, वैसे अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस ये चीज याद रखनी है। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन कैसे दिया जा रहा है? कि कोई भी स्कूल माइनॉरिटीज को अपने स्कूल में एडमिशन देने से रोक नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई पंजाब पंजाब का लड़का है जो महाराष्ट्र में रह रहा है, अगर मराठी स्कूल में उसको एडमिशन लेना है, सोच के देखो, लेकिन पंजाबी मराठी बोलता हुआ कैसा लगा? ओए मला माहिती, मतलब ऐसा, मतलब अरे चलो ठीक है, फिलहाल आपको ये चीज याद रखना है। और उसका ओए ओए खत्म नहीं होगा बेटा। ओए पुलिस नु बुलाओ कोई। आपने देखा है वहां बुलेट को बुल्ट बोलते हैं। चलो ठीक है, फिलहाल ये माइनॉरिटी। हाँ, फिर भी देखना एक और चीज। आर्टिकल 29 उनको प्रोटेक्शन दिया गया है, और 30 उसकी एक और बात करता है। चलो पहले 30 देख लेते हैं। 30, अच्छा, 29 और 30 किसकी बात कर रहे हैं? माइनॉरिटीज की। 29 में क्या कहा गया था? प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। और यहां पर कहा गया है, इट इज द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब बता रहा हूं, 30 में अंबेडकर बहुत बेटा 36 बुद्धि वाला आदमी था, उसको मालूम था। 29 में हमने कहा है माइनॉरिटीज को स्कूल में एडमिशन देने से कोई मना नहीं करेगा। चलो मान लेते हैं स्कूल में एडमिशन दिया, मराठी मीडियम में पंजाबी आ गया। अगर उसको पहले दिन बोले चल मराठी बोल, और अगर उसको बुली कर दिए, तो नॉर्मल सी बात है। इसीलिए आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज को बेटा राइट दिया गया है कि वो अपनी खुद की स्कूल स्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? खुद की स्कूल स्टेब्लिश कर सकते हैं। आपने देखा होगा गुजराती स्कूल अलग से, बंगाली स्कूल अलग से, क्रिश्चियंस की भी अपनी खुद की स्कूल अलग से होती है, जैन्स के आपके यहाँ पर हॉस्टल हॉस्टल सारी चीज अलग होती है। तो ये उनको अलाउड किया गया है कि आप अपना धर्म के नाम पर, अपने कम्युनिटी के आधार पर अपनी खुद की स्कूल बना सकते हो, क्योंकि आपको 29 के तहत प्रोटेक्शन भले ही दिया गया है, लेकिन बुली लोग आपको कर सकते हैं। आर्टिकल 31 में पहले राइट टू प्रॉपर्टी मेंशन किया गया था। सबसे फेमस क्वेश्चन बता रहा हूं, 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इसको क्या किया गया था बेटा? डिलीट कर दिया गया था। क्या किया गया था? डिलीट कर दिया जा चुका था। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर, हाँ, आज आपको अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी बताइए कौन सा राइट है, इट इज योर लीगल राइट, फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर आर्टिकल 31 में था मतलब फंडामेंटल राइट था। अभी क्या है? आपका लीगल राइट है, लीगली आप कोर्ट में लड़ सकते हो। एक और चीज, मान लेते हैं लीगल राइट ऑप्शन में नहीं है, फिर क्या होगा? क्या? कौन फंडामेंटल राइट बेटा? वो तो डिलीट हो गया ना। फंडामेंटल राइट पहले था, अभी डिलीट कर दिए। अब आपका राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में है। अगर 300A में है, नॉर्मल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, तो आपको ये याद रखना है। फंडामेंटल राइट, आपका राइट टू प्रॉपर्टी दो राइट कहलाएगा, आपका लीगल राइट या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, रेमेडी का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन। रेमेडी का मतलब क्या होता है? नुस्खा ना, घर में। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बेटा सर्च करते हैं। मैंने तो एक बार अपने, बहुत पता नहीं, अपने फैमिली में किसी, पता नहीं किसी का मोबाइल मेरे हाथ में आ गया था, वहां पर ऐसे ऐसे चीजें यूट्यूब पर सर्च की हुई थी। पिंपल से छुटकारा कैसे पाए मैं सोचा ये क्या है उन लोग, और मेरे को लगता है ये अप्लाई भी करते हैं, फिर बेसन वेसन लपेट के लगाओ, ये सारी चीज करो। चलो ठीक है, फिलहाल ये रेमेडी को हिंदी में क्या बोल सकते हैं आप लोग? नुस्खा। क्या बोलते हैं? नुस्खा, मतलब एक तरह से सोल्यूशन। अब एक बात बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। मेंशन कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, इसी को कहा जाता है बेटा सुप्रीम कोर्ट। यानी आर्टिकल 32 में आपको कहा गया है राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, यानी आपको हक है बेटा, आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं किसी भी चीज को लेके, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो।
आपको मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कचेरी में, छोटे मोटे कोर्ट में नहीं जाना, सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाने का। एक चीज मेंशन करना भूल गया, आर्टिकल 21A, ये है आपका राइट टू एजुकेशन। क्या है? पढ़ने का हक आपका आर्टिकल 21A में कहा गया है। और पढ़ने का हक मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पप्पा बोलते हैं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आप बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, बोलेंगे कौन से आर्टिकल के तहत, आप बोलोगे 32 के तहत। फिर पप्पा भी कनपट में मारेंगे, वो भी पढ़े लिखे बेटा, उनको भी पता होगा। हालांकि वो नॉर्मल सी बात है, वो बोल सकते हैं राइट टू एजुकेशन। आपको याद रखना है जो बात की गई है वो 14 साल के अंदर के बच्चों के लिए की गई है। राइट टू एजुकेशन मतलब ऐसा नहीं आपने बोल दिया पप्पा अमेरिका पढ़ने जाना है, पप्पा भेज ही नहीं रहे और आप कोर्ट में चले गए। कोर्ट में वैसे भी एक बात बताइए, 14 साल के नीचे का बच्चा कोर्ट में कैसे जा सकता है? उसको तो पता ही नहीं होगा ना, ये आर्टिकल भी है। इसी के लिए भारत में एक पीआईएल नाम की चीज है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज पीआईएल? पिल मत बोल देना, ठीक है? हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर बच्चा केस नहीं कर सकता, नॉर्मल सी बात है, मतलब सॉरी, मतलब उसको उतना वो डेवलप नहीं हो पाया कि वो कोर्ट में जा सके, तो इसका मतलब है हम उसके बदले में कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं कि उसके पापा उसको पढ़ा नहीं रहे। तो ये चीज आपको याद रखना है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 की हमने बात कर ली। आर्टिकल 33 में कहा गया है बेटा, मैं तो अभी बोलूंगा 33 इधर है। 33 में आर्म्ड फोर्सेस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? आर्म्ड फोर्सेस। मैंने पिछली बार ही बताया था, याद कैसे रहेगा? आर्म्ड फोर्सेस में ना ईडी हटा दो, ये तो V3 हो गया बेटा, ईडी लग जाए। वैसे तो यहाँ V3 की तो बात ही नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस में मैं बताना चाहूंगा, वैसे तो एक वर्ड मीनिंगफुल इंग्लिश का आ रहा है। क्या है वो? आर्म। आर्म में कितने लेटर है? 3, तो 2 बार 3 आप लिख लीजिए। 3 ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 3 से रिलेशन आपका आर्म्ड फोर्सेस का आ गया। हाँ, फिलहाल 33 बता देता हूं क्या है। पार्लियामेंट कभी कभी आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करती है, ये याद रखना है। आर्टिकल 33 में, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 33 में क्या आ रहा है? आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। कोई भी इंसान अगर बॉर्डर में नौकरी कर रहा है और युद्ध चल रहा है, और उसी टाइम पे मान लो साइमल्टेनियसली यहां इलेक्शन चल रहा था, उसने बोला नहीं 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 मैं तो वोट दूंगा, सरकार बोलेगी नहीं आप पहले वहां लड़िए, तो उनके कुछ फंडामेंटल राइट, यानी जैसे आपका राइट टू वोट, ये आपका फंडामेंटल राइट है, तो वो कुछ समय पर आपका क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। सिर्फ वो एक एग्जांपल नहीं है, सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। वॉर चल रहा है, कई बार आर्म्ड फोर्सेस को बिना परमिशन के इंटरव्यू देने की आजादी नहीं है। हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन वो लीक हो जाए उनसे गलती से। तो ये याद रखना, जब वॉर चल रहा है, कुछ चल रहा है, तो उनका फंडामेंटल राइट, एक बात बताइए, आर्टिकल 19 क्या था? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनका रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप वहां पर इंटरव्यू नहीं दे सकते हो बिना परमिशन के। तो ये कौन रिस्ट्रिक्ट करता है आर्म्ड फोर्सेस का राइट, मतलब आपका फंडामेंटल राइट? पार्लियामेंट। याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 33। अब आर्टिकल 34 किसकी बात करता है बेटा? मार्शल लॉ। किसकी बात कर रहे हैं? मार्शल लॉ। एक और चीज बताऊंगा, मार्शल लॉ कैसे याद रहेगा। मार्शल लॉ के अंदर एक बहुत मीनिंगफुल वर्ड छुपा हुआ है, मार्ट। क्या छुपा हुआ है? मार्ट में कितने लेटर हो गए? 4। 33 और 34 आपने नोटिस किया, मिलिट्री से रिलेटेड आर्टिकल्स दो बैक टू बैक आए। 33 में था आर्म्स लॉ, याद कैसे रहेगा बेटा? आर्म में कितने लेटर थे? 3, मतलब 33। मार्शल लॉ में मार्ट आ रहा है, मार्ट में कितने लेटर हो गए? 4, मतलब 34। तो आपको ऐसे याद रखना है। मार्शल लॉ आज तक भारत में कभी भी लागू नहीं किया गया है। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? अगर कभी फ्यूचर में किसी भी स्टेट में मार्शल लॉ लागू होगा, तो पब्लिक का, वहां की आम जनता का फंडामेंटल राइट क्या कर दिया जाएगा? रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे नहीं बोल सकते गार्डन में लेटूंगा, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब कुछ छीन लिया जाएगा। मार्शल लॉ लगाया कब जाता है? जब बेटा ऐसी कंडीशंस हो जाए, वहां की पुलिस हैंडल नहीं कर पा रही है, वहां का सीएम हैंडल नहीं कर पा रहा है, लोग बेटा उतारू हो गए, सड़क पे आग लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है? उस टाइम पे मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो हमने आज तक मार्शल लॉ तो नहीं लगाया, मार्शल लॉ के बदले में हम लोग क्या अफवाह अफवाह लगा देते हैं नॉर्थ ईस्ट में। अब आपका फाइनल आर्टिकल है 35, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविजंस का मतलब क्या होता है? लॉ। प्रोविजंस का मतलब रूल्स बोल सकते हो। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविजंस बनाना है, उसको चेंजेस करने हैं, तो ये एक्सक्लूसिव राइट है, इकलौता राइट है पार्लियामेंट का। समझ में आ गया? आर्टिकल 35 तक हमने अभी तक कर लिया। चलो एक बार देख लेते हैं किसको कितना याद है। एक छोटा सा ब्रशअप, अगेन आपकी टेस्ट हो जाएगी। आर्टिकल 32 नोन एज, वेरी गुड प्रीति, सीडीएस 2024। आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? अगेन वेरी इजी, ऐसे एग्जाम हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जाम पास करना वैसे ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको डेडिकेटेडली पढ़ना है, एंड इट इज माय गारंटी। अब एक और चीज बताता हूं, पूरे रास्ते भर मेरे को इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी, कभी कभी तो ऐसा होता है मैं लगभग पिछले 10 दिन से 4:30 और 5 बजे के पहले तो सोना ही, ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि मैं 5 बजे के पहले कभी सो जाऊं।
लास्ट 1 मंथ सुपर टाइट होता है। अगले महीने 14 सितंबर को क्या है, एनडीए और सीडीएस की एग्जाम का पेपर है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे क्वेश्चन ना फंसे हो। सिर्फ एक दिन में मैंने 36 पेज की करंट अफेयर के पिछले 7 महीने की नोट्स निकाली, उनको दिया है, और मैंने बोला है बेटा फंसेगा। अगर आप लोग यहाँ पे भी अभी एक कोई दीपाली, आपको पता है दीपाली, नहीं पता है क्या? दीपाली यहाँ नहीं आए क्या कभी स्टूडेंट? अच्छा, अच्छा, उधर पहले थे, मतलब कहाँ? हाँ ठीक है फिलहाल। तो आपको कुछ करना नहीं है। आज तो रास्ते भर मेरे को जो नींद आ रही, बीच में बेटा एक बार रुकना पड़ा, हमको लगा हम, मेरे को रास्ते में लग रहा था मैं कहीं लेट ना जाऊं रोड पे, बेटा शुरू जाऊंगा अभी। अच्छा, नींद इसलिए आ रही है, अभी सोचो मेरा शेड्यूल क्या चल रहा है। सवेरे 10 बजे से 11:30 बजे का लेक्चर, जो कि पौने 12 तक चलता है, फिर 12 बजे से 2 बजे तक का लेक्चर, नीचे आता हूं 2:30 बजे खाना खाता हूं, आधा घंटा थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद 3 बजे से 5 बजे का लेक्चर, 5 बजे से वहां से निकलता हूं, और यहां आने में मुझे लगता है लगभग सवा घंटा। फिर 6:30 बजे के आसपास मेरा एक और लेक्चर होता है फर्ग्यूसन कॉलेज रोड में, वो चलता है 6:30 से 8:15 तक। फिर 8:15 से मैं निकलता हूं, वापस जाने में वाघोली में बहुत ट्रैफिक होता है, तो मेरे को पहुंचने में लग जाता है मोटा मोटा 10 बज जाता है, मोटा मोटा पौने 10 के आसपास। वहां रात को 10 बजे से 1 बजे तक का फिर से सेशन है। फिर 1 बजे से मेरा करंट अफेयर और बाकी चीजें निकालना रहेगा, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट्स क्या है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, इंग्लिश, इवन वो रागा आपका हो जाता है, क्या बोलते हैं अभी आपका बेटा क्या देने वाले हो आप, ग्रुप वाई, एक्स वाई और एक्स की एग्जाम, उसके लिए रीजनिंग भी मैं वहां ले लेता हूं। तो क्या होता है, इतना सारा लास्ट का 1 मंथ, एक तो मेरा रहता है मार्च सुपर हेक्टिक, और एक रहता है मेरा ये वाला अगस्त वाला, हमेशा, क्योंकि 2 ही बार आपकी साल में एग्जाम होती है। आ, तो आपको करना क्या है, एक और चीज, माय प्रिडिक्शन ऑलवेज वर्क्स, बार बार बताया है, इसी पैटर्न में ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे के सारे लोग वहां तो बेटा डंका चलता है, नॉर्मल सी बात है। एक बार अगर पॉलिटी में करा रहा हूं, सारी चीज करा रहा हूं, 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं, इट इज माई गारंटी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितना बताए हो पत्थर की लकीर इसी में से आएगा। सुपर लिमिटेड आपका सब्जेक्ट है पॉलिटी, इसके बाहर आ ही नहीं सकता। तो अगर आपको किसी से प्रेम करना है तो वो आपको पॉलिटी से करना चाहिए। आपको पॉलिटी धोखा नहीं देगा, बाकी सब धोखा दे देगा। और मैं सब्जेक्ट ही ऐसे पिक करता हूं कि बेटा मार्क मिलना ही मिलना। अभी एक और चीज, मेरे को टारगेट दिया गया था एनडीए के लिए, इस बार मेरे को लग रहा है वहां की एक बंदी है, भूमि नाम है, हो सकता है इस बार वो ऑल ओवर इंडिया भी रैंक टॉप अप मार दे। एक और है मनोज, वो भी साउथ इंडिया से है, कर्नाटक वालों का इंग्लिश बहुत अच्छा रहता है। तो मेरे को इस बार पहली बार वहां से कुछ सेलेक्टिव 2-3 कैंडिडेट्स मिल गए जिसका रिजल्ट पक्का था, तो मैं बोला चलो ठीक है, इस बार रिजल्ट खींच लेते हैं, और अगर रिजल्ट 4-5 आ गया तो फिर बेटा अच्छी वाली प्रमोशन, मेरे को तो ऐसा रहता है पैसा ही पैसा मिलता है। इस बार भी, पिछले बार भी हमने रिजल्ट दिए, मैं बताना चाहूंगा 10 साल से अकेडमी है वो, 10 साल से उन्होंने एनडीए का रिजल्ट ही नहीं दिया था। पिछले 2 साल से रिजल्ट आ रहा है, और मुझे ज्वाइन किए हुए 3 साल हुए। तो सर को ऐसा लगा सर कहीं जाने ही नहीं दे रहे। इस बार भी, अभी भी मैं सिटी में शिफ्ट हो गया रहता, सिर्फ उन्होंने रोकने के लिए बोले चलो ठीक है सुमित हम रुक जाइए। उन्होंने फिर से कुछ ऑफर दिया, मैं बोला चलो ठीक है सर, अब आप रोक रहे हैं तो हम रुक जाते हैं, बाकी मैं रुकने ही नहीं वाला था। बट उन्होंने ऐसा कर दिया, मैं बोला चलो ठीक है। मैं बताना चाहूंगा, ये मेरी क्लास है और मेरा रूम ये है, और उसमें 2 बिल्डिंग्स अलग अलग है, 5 फ्लोर की, 5वें फ्लोर पे स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, सारी चीजें। अब मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने मन से उस बिल्डिंग कभी जाता नहीं, क्योंकि बेटा नीचे उतरो, यहां से वो 5 फ्लोर चढ़ो, सारा चीज करो। तो मेरे क्लासेस भी मेरे रूम के बाजू वाली क्लास में, इस बिल्डिंग में, सिर्फ वो वाली मेरी बिल्डिंग में मेरे ही क्लासेस होते हैं। तो सर ने सारा फ्रीडम दिया है, बोले जो करना है करो। हैंड पिक करके 5-6 स्टूडेंट निकालता हूँ, गली में मेरे आ जाते हैं, उनको सोना भी अलाउड नहीं है। लास्ट की 1 मंथ मैं बोला बेटा 2-3 घंटा, वो मेरे से पहले सो जाते हैं। मैं बोला अगर 2-3 घंटा अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए 3-4 घंटे सोओगे तो भी मरने नहीं वाले। आराम सी बात है बेटा, रिजल्ट मिलना है। एक बार अगर आपको पद मिल गया, वर्दी मिल गई, कंधे पे स्टार लग गए, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं बेटा। पाप भी किए पुण्य कहलाएगा, लेकिन पाप करने का नहीं। मैं बस इतना बोलूंगा, मतलब एक बार वर्दी मिली, या जो भी आप अचीव करना चाहते हो अचीव करो, फिर अंगार मूत दो। मतलब सॉरी, मैं कहना चाहूंगा जो करना है करो। मतलब ऐसा है कि टनाटन लाइफ में बेटा रद्द बद्द गद्द कर देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। 25 हमने अभी 35 आर्टिकल्स वन शॉट क्लियर किया है एक बार। चलो एक और बार रिकॉल करवा देता हूं। आर्टिकल 12 था आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स, 13 था लॉज। बस देखो हाईलाइटेड वाले वर्ड बोल रहा हूं। लॉज में ना याद रखने का तरीका, लॉज में ना प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है लॉ, लॉ में कितने लेटर है 3, तो 13 में 3 आ रहे हैं। 14 है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, 15 है नो डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन बेटा कितने बेसिस पे नहीं किया जाएगा, 5। तो एक बात बताइए 15 में क्या रहे 5। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। आर्टिकल 16 में क्या था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, याद रखने का तरीका यानी गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट।
अब याद रखने का तरीका क्या था, एनडीए की फॉर्म फिलिंग की एज क्या है 16, तो 16 की उम्र में ही उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17, 17 मतलब खतरा, अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18, 18 की एज में क्या बना जाता है, राजा रानी। राजा रानी को क्या कहा जाता था, ये टाइटल, मतलब अबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19, एबीसीडी का 19th लेटर क्या था, एस, एस फॉर स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का हक। आर्टिकल 20 में था प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अब इसमें भी आपको याद क्या रखना है, कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अगर आपसे ऑफेंस होता है तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन दिया गया है। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, कोर्ट जब आपको साबित कर देता है दैट यू आर द कल्प्रिट। समझ में आ रहा है, तो कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस 3-4 बार पढ़ो, ये भी याद हो जाएगा। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीने का हक। आर्टिकल 21A में क्या था, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 22 में क्या था, अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट में बेटा दो आपके हाथ दो उसके हाथ, ऐसे ही बताया था। आर्टिकल 23 में ट्रैफिकिंग, आपको क्या करना था, भारत से ट्रैफिकिंग में क्या करना था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद करनी थी। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, रोकना। ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। 24 में आपके क्या था, 24 में 4 आ रहा है, और बच्चों की एज क्या है, 14। तो याद रखना कि फैक्ट्रीज में बच्चे लोग काम नहीं कर सकते, यानी क्या था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन क्या किया गया है, बैन किया गया है इन द फैक्ट्रीज। आर्टिकल 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 5वीं क्लास में क्या पढ़ते थे, साइंस, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। 26 में 6 आ रहा है, 6 लेटर किस में थे, मैनेज में। राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी आपको बेटा अपना रिलीजियस अफेयर अपना खुद से मैनेज कर सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, हर एक अपना टेंपल है। रिलीजियस अफेयर मतलब क्या, आपका रामनवमी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कोई भी टेंपल में किसी भी तरीके की चीज हो रही है, पूजा पाठ होती है, तो उसको मैनेज ही किया जाता है ना, तो उसके लिए अलग से ट्रस्ट बनाया जाता है, इंस्टीट्यूट बनाया जाता है। मैनेज में कितने लेटर आ रहे थे, 6। आपके रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल 25 से लेके 28 तक था। 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, 27 में फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट में कितने लेटर है, 7। 28 में क्या था, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इतनी बड़ी बड़ी लाइन याद नहीं करनी है, आपको क्लियर याद रखना है। भाई आपको फ्रीडम मिला है कि आप किसी भी स्कूल में जबरदस्ती आपको पूजा पाठ में बैठाया नहीं जा सकता। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग वर्शिप्स इन द स्कूल्स, आप अपने मन से बना सकते हो लाइन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आपको बोलने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग वर्शिप इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बट याद रखना कौन सा स्कूल कॉलेजेस, गवर्नमेंट या स्टेट फंडेड। 29 में था प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। मैं बताऊं माइनॉरिटी मुझे कैसे याद है, वैसे तो एक बात बताना चाहूंगा, एम के अंदर ना कौन सा नंबर है, 3, एम के अंदर 3 छुपा हुआ है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो मेरे लिए बहुत क्लियर है। और एक और चीज बताता हूं, यही एम का रिलेशन पूरे पॉलिटी में बहुत सारे जगह आएगा। एग्जाम्पल पार्ट 19 क्या था, कोई बताएगा, पार्ट 19 मिसलेनियस, अगेन मैं बता रहा हूं मिसलेनियस में क्या आया, एम, एम कौन सा है, 3, 3 का स्क्वायर क्या है, 19, मतलब 3 का क्या है, 9 ना। तो पार्ट 19 में अगेन एम से स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो 29 क्या है, 29 में अगेन 9 आया, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 मतलब कौन सा वर्ड, एम ना। समझ में आ रहा है, इवन आर्टिकल 49 में भी एम से ही रिलेटेड आएगा। तो मैं बस बता रहा हूं ये सेम ट्रिक आपकी हर जगह लागू होने वाली है। 9 दिखा मतलब कौन सा लेटर याद आना चाहिए, एम। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 29 क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी, यानी माइनॉरिटीज के जो बच्चे हैं उनको स्कूल्स में एडमिशन देना ही होगा, लेकिन देने के बाद भी बुली करते हैं। तो 30 में उनको क्या दिया गया कि भाई वो लोग अपना खुद का स्कूल बना सकते हैं, उनको राइट्स है कि वो अपना खुद का स्कूल बना सकते हैं। आर्टिकल 31 में क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी। 32 में क्या था, राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट। क्लियर था। 33 बहुत इजी था। 33 में क्या आ रहा है, आर्म्ड फोर्सेस। 34 में क्या है, मार्शल लॉ। मार्शल लॉ में क्या था, MART, 4 लेटर था, मार्शल लॉ। 35 में क्या था, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो फंडामेंटल राइट को चेंज कर सकते हैं या उससे रिलेटेड प्रोविजंस बना सकते हैं। अभी के अभी हमने 2 बार आपका फंडामेंटल राइट्स अच्छे से कर लिया। आपको ये चीज बेटा बहुत अच्छे से याद रखनी है। चलिए ठीक है, काम करते हैं। अच्छा हाँ, ब्रेक अ लेग का मतलब क्या हो जाता है बेटा, ऑल द बेस्ट। इट इज अ फ्रेजल वर्ब या आपके फ्रेज है, आइटम्स एंड फ्रेजेस से आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी। एक काम करते हैं, रिकॉल आप लोगों को अच्छे से डीपीएसपी का खुद कर लेना है। नहीं डीपीएसपी चलो एक काम करते हैं, सिर्फ छोटा सा है डीपीएसपी का, एक बार करा देता हूं, ठीक है। बहुत अच्छा वाला आपका, अच्छा सबको समझ में आ गया फंडामेंटल राइट क्या है, फिर से बता देता हूं। फंडामेंटल राइट आपके पार्ट, अच्छा हाँ, हमारे संविधान में टोटल 25 पार्ट है। कितने पार्ट है, 25 पार्ट्स, मतलब इतना बड़ा संविधान, टोटल 395 आर्टिकल्स। नॉर्मल सी बात है, पार्ट में डिवाइड करेंगे तो समझ में आएगा। तो हर एक अलग अलग पार्ट को अलग अलग नाम दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट आपका कौन सा पार्ट था, 3। 3 बेटा याद रखने का तरीका था, फन, फन में कितने लेटर है,
3 फंडामेंटल राइट, फन में 3 लेटर है तो कौन सा पार्ट हो जाएगा? 3। आर्टिकल की रेंज क्या थी? 12 से 35। अब आपका आ रहा है डीपीएसपी, कितने लेटर है? 4, मतलब कौन सा पार्ट हो जाएगा? 4। तो 25 पार्ट में थर्ड पार्ट आपने अच्छे से देख लिया, फोर्थ पार्ट आप अभी पढ़ रहे हो डीपीएसपी। अच्छा एक और चीज, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में फर्क क्या है? सबसे पहली चीज तो मैं ये बता देता हूं, चलिए पहली चीज यहीं देख लेते हैं। ये था आपका फंडामेंटल राइट्स और अब हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? डीपीएसपी। पहला फर्क क्या है? फंडामेंटल राइट आपका कौन सा पार्ट था? 3। ये कौन सा पार्ट है? 4। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? इसकी आर्टिकल की रेंज क्या थी? 12 से 35। इसकी आर्टिकल की रेंज क्या है? 36 से 51। दो डिफरेंस पता चल गए। आर्टिकल थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है? फंडामेंटल राइट आपका क्या था? बेसिक राइट्स ऑफ पीपल। ये क्या है आपका? मूलभूत हक। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? राइट्स मतलब क्या? आपका हक। राइट्स मतलब आपके हक टोटल। तो आपको याद रखना है डीपीएसपी क्या है, ये आपके राइट्स नहीं, हाँ मतलब डीपीएसपी बता देता हूं। ये क्या है? गवर्नमेंट की ड्यूटी है। क्या है ये? गवर्नमेंट की ड्यूटी की बात करता है। इट इज द मॉरल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो आपके लिए क्या क्या काम करने वाली है। तो वो आर्टिकल कहां से कहां दिए गए हैं? 36 से 51। ये 4 पॉइंट्स अच्छे से, 3-4 पॉइंट समझ में आ गए? पक्का समझ में आया? फंडामेंटल राइट्स किसकी बात करता है? आपके राइट्स की बात करता है। डीपीएसपी किसकी बात करता है? गवर्नमेंट की ड्यूटी की बात करता है कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या क्या करेगी। पक्का समझ में आ रहा है? तो अभी हम क्या करने वाले हैं? डीपीएसपी रिकॉल करने वाले हैं। बेटा मैं डीपीएसपी पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूं, अभी हम सिर्फ आर्टिकल्स रीड कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, आर्टिकल 12 में क्या था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 × 3, 12 के टेबल में ही 36 आ रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपके दो जगह पे मेंशन किया गया है, एक है आर्टिकल 12 और एक है आर्टिकल 36। आप बोलेंगे सर दो दो जगह का मतलब क्या है? एक बात बताइए, डीपीएसपी में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्टेट में स्टेट का मतलब समझाया गया है कि बेटा स्टेट का मतलब क्या होता है। ये चीज समझ में आ रही है? स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन यहां पर स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, यानी हर एक राज्य, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कवर ही हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ साथ में क्या कवर हो रहा है? स्टेट। तो यानी ये दो लोगों की जिम्मेदारी आपके लिए क्या क्या है। चलिए आर्टिकल 37 पे कभी आता नहीं है, एक काम करते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल रटवाता हूं, बहुत इजी रहेगा। 37 इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका 38 से। तो ये आपको पत्थर बेटा बांध के रख लेना है, गार्ड बांध के रख लेनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपको इसमें हाईलाइटेड वर्ड याद रखना है, सोशल ऑर्डर और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। तो आपको केवल एक ही चीज याद रखना है। देखो मैं बता रहा हूं, आर्टिकल 19 क्या था? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। 19th लेटर क्या था? स्पीच। 19 × 2 क्या होता है? 38। मैं बस यही बोल रहा हूं, आर्टिकल 19 एस से चालू हो रहा था, तो 19 का डबल क्या है? 38, वो भी एस से चालू होगा। कम से कम आपकी पूरी चीजें कट जानी चाहिए, लॉजिकल हो रहा है। आर्टिकल 19 जैसे याद किया था, 19 × 2 करो, दोनों एस से चालू हो रहे हैं। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 38 सोशल ऑर्डर, और याद रखना प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के हित के लिए, वेलफेयर मतलब क्या होता है? हित। हित मतलब लोगों के हित के लिए काम करेगी, पब्लिक वेलफेयर के लिए वो काम करेगी। चलिए अब आता है 40। अभी तक हमने डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल देखा है बेटा? 38। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 40। अब एक बात बता रहा हूं, प्रश्न के अंदर ही आंसर है। ग्राम में कितने लेटर हो गए? 4। 4 के आगे शून्य लगा दीजिए। मैं बताना चाह रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, सिंपल हो गया। यानी ये सरकार की जिम्मेदारी है बेटा, ग्राउंड यानी एकदम ग्राउंड लेवल पे, नीचे लेवल पे, विलेज लेवल पे वो क्या ऑर्गेनाइज करेंगे? ग्राम पंचायत, जिसका काम होगा पब्लिक के लिए काम करना, उनका सारा चीज देखना। अब देख लेते हैं आर्टिकल 41 में क्या कहा, बात की गई है। बड़ा बड़ा मत याद करो, सिर्फ ये चीज याद कर लो, राइट टू वर्क। राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस याद कर लीजिए, राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इन सर्टेन केसेस का मतलब क्या है? कुछ केसेस में क्या किया जाएगा? सरकार आपको राइट टू वर्क देगी, आपको पब्लिक को असिस्ट करेगी। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हेल्प करना, यानी लोगों की मदद करेगी कुछ केसेस में। कुछ केसेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल पब्लिक असिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? एक बूढ़ा आदमी है, बुढ़ा हो गया, रिटायर हो गया, उनके जब तक वो काम कर रहा था सब कुछ हो गया, रिटायरमेंट छोड़ लीजिए। वैसे तो सरकारी नौकरी में बस 2-3% लोग रहते हैं, 97% लोग प्राइवेट सेक्टर के हैं। माँ बाप जब तक काम किए, बच्चे ने अपने घर पे रखा, बाद में लात मार के निकाल दिया। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ओल्ड एज होम बनाएगी। ये चीज समझ में आ रहा है? अब राइट टू वर्क की बात कर रहे हैं। अब भाई बहुत बार ऐसा होता है कि सीजनल क्रॉप आपका होता है, एग्रीकल्चर जो फार्मर्स लोग हैं अपना फार्मिंग कर रहे हैं, बट बहुत बार होता है कि ऑफ सीजन में वो लोग क्या करेंगे? बेरोजगार बैठते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि ऑफ सीजन में उनके लिए
रोजगार दे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है मनरेगा। मैंने पहले कराया है, मनरेगा स्कीम 2005 के आसपास लाई थी। मनरेगा स्कीम के अंदर पे 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, ये चीज आपको पता ही होगा। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 21 क्या कह रहा है, राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। अगला देख लेते हैं आर्टिकल 42। बेटा इन लोगों ने क्या क्या इमेज डाला है। हाँ चलो ठीक है, हाँ 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 मुझे याद आ गया, मैटरनिटी रिलीफ। मैटरनिटी रिलीफ नॉर्मल सी बात है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है कुछ होती है तो उनको मैटरनिटी या मातृत्व का लीव दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है। तो आर्टिकल 42 दो चीजों की बात कर रहे हैं, नाम में ही टू आ रहा है, टोटल दो चीजों की बात कर रहे हैं। आपका वर्किंग कंडीशन, मतलब आप जहां पे आप वर्क कर रहे हैं उसका वर्किंग कंडीशन क्या होना चाहिए, कितने घंटे का काम होना चाहिए, ज्यादा आपका हेक्टिक नहीं होना चाहिए, वीक में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है कि वो आपकी वर्किंग कंडीशन का ख्याल रखेगी। उसके अलावा कोई भी वुमन, कोई भी फीमेल अगर काम कर रही है तो उसके लिए आपको पता होगा कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो जैसे ही प्रेग्नेंट हुई, बिफोर डिलीवरी 3 महीने की छुट्टी होती है, आफ्टर डिलीवरी 3 मंथ्स की छुट्टी होती है। टोटल 6 मंथ्स का पेड लीव होता है। मतलब आपको 180 दिन काम भी नहीं करना है और उसके लिए आपको पेमेंट दी जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42 के अंदर दिया गया और ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 43 में। आपको मैंने बताया था 9 का रिलेशन किससे था, एम से। एम उसके अंदर 3, एम को बेटा उल्टा करो डब्ल्यू बन जाता है। 43 में ही मैं बताना चाहूंगा, वेजेस की बात चल रही है, डब्ल्यू के अंदर कौन सा लेटर है, 3। तो बस आपको याद रखना है 36 से लेके देखो आपका डीपीएसपी 36 से 51 तक है ना। मुझे एक बात बताइए, इसके बीच में 3 एक ही जगह आने वाला है, जो सेकंड डिजिट में रहेगा। कहां आएगा, 43 में। तो याद रखना है 43 में 3 आ रहा है, और कौन से लेटर के अंदर 3 छुपा हुआ है, या तो एम या तो डब्ल्यू। नॉर्मल सी बात है, ऊपर नीचे करोगे तो ये क्या बात कर रहा है, वेजेस की। वेजेस का मतलब क्या होता है, सैलरी ऑफ अ मजदूर। मजदूर को आप जो उसकी मजदूरी देते हो उसी को क्या कहा जाता है, वेजेस। इतना इकोनॉमिक्स में आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। चलिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बार करंट अफेयर में भी चल रहा था। भारत का पहला राज्य यूके, देख लिया होगा आपने, उत्तराखंड, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, नाम में ही यूनिफॉर्म आ रहा है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक समान। कोड का मतलब क्या होता है, कानून। तो आप चाहे कोई भी जात से हो, कोई भी पात से हो, सबके लिए कानून बराबर है। पूरे भारत में ऐसा सिर्फ 2 राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया था। वैसे तो बिफोर इंडिपेंडेंस भारत का पहला राज्य क्या था, गोवा। अभी रिसेंट टाइम में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया था, उत्तराखंड। इसके अलावा एक छुटुक पुटुक 1-2 राज्य और है जिन्होंने रिसेंटली ये चीज की थी। आपको क्वेश्चन भले ही कितना भी पुराना हो जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत का पहला राज्य जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट किया था। याद रखिएगा, बिफोर इंडिपेंडेंस पूछेगा तो आंसर क्या होगा, गोवा। और अभी ओवरऑल पूछ लेगा कि भाई आफ्टर इंडिपेंडेंस या रिसेंटली वर्ड रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। अब देख लेते हैं 44 तक सब क्लियर हो गया। मैं अभी बता देता हूं 38 में क्या था, 19 में क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एस से 19 का डबल 38। 38 में भी एस से ही चालू होगा, सोशल ऑर्डर एंड पब्लिक वेलफेयर, ये सरकार करेगी। 40 में क्या था बेटा, 4 आ रहा है। 4 में क्या था, ग्राम पंचायत। शायद मैं वर्ड बोलूंगा तो आपको याद आएगा। ग्राम पंचायत में कितने लेटर थे, 4। राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस, राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस 41। 42 में था आपका वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ, क्लियर कट। 43 में था आपका, यहीं पर आप 43 अभी गया था, वेजेस। और 44 था आपका, आ चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 में आएगा बेटा, एक ही चीज बताऊंगा, ये एजुकेशन। एजुकेशन की बात कर रहा है, अंटिल द एज ऑफ या अप टू द एज ऑफ 6। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 साल के बच्चों को, यानी 6 साल तक, जब तक बच्चा अपनी एज अटेन नहीं करता है तब तक की उसकी पढ़ाई पूरी की पूरी ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उनकी कराएंगे ही कराएंगे। वैसे तो एक बात बता रहा हूं, भले ही आर्टिकल 45 में क्या लिखा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है, बच्चों को कब तक पढ़ाएंगे, वो 6 साल की उम्र तक। लेकिन सरकारी स्कूल आपको कहां तक दे दिया जाता है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन सब दिया जाता है। सरकार अपना काम वहां पे भी बखूबी अच्छे से कर रही है। तो आपको ये याद रखना है आर्टिकल 45, और आप इसको पता है किससे रिलेट कर सकते हो, आर्टिकल 21 ही। आर्टिकल 21 ने आपके फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा था, राइट टू एजुकेशन। ये आपका हक है कि बेटा कम से कम 14 साल तक माँ बाप आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। राइट टू एजुकेशन की बात कहां, अच्छा राइट टू एजुकेशन की जो बात की गई थी ना, वो 6 साल के बाद और 14 साल तक। आर्टिकल 21A किसके लिए इंप्लीमेंट होता है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। आर्टिकल 45 किस पे इंप्लीमेंट होता है, 6 साल तक के बच्चों के लिए। ये चीज समझ में आ गई, राइट टू एजुकेशन कितने साल के बच्चों के लिए, 6 साल तक के। अब प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग द, हाँ यहां पर देखो आर्टिकल 45 में भी एजुकेशन था, आर्टिकल 46 में भी एजुकेशन है। बस 45 में था कि सरकार की जिम्मेदारी है बच्चों को कब तक पढ़ाएगी, 6 साल तक के बच्चों को पढ़ाएगी। 46 में कहा गया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमॉन्ग एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब सरकार बेटा प्रमोट करती है एजुकेशन को। आपने देखा होगा
प्रमोशन का मतलब क्या हो जाता है? नॉर्मल सी बात है, गांव गांव में उनको बेटा लुक्रेटिव स्कीम्स निकालती है कि आप ग्रेजुएशन पास करो, 12वीं पास करो, 10वीं पास करो, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को अगर आप 10वीं पास करोगे तो स्कॉलरशिप देंगे। यही तो हुआ ना प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अमंग द एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। कहीं ना कहीं उनको अट्रैक्ट करना, उनके लिए एजुकेशन को प्रमोट करना। 47 में हम देख लेते हैं। 47 में बेटा इतनी बड़ी लाइन है, लेकिन आपको याद क्या करना है? केवल पब्लिक हेल्थ। क्या याद करना है? पब्लिक हेल्थ। अब बताता हूं पब्लिक हेल्थ 47 से याद कैसे रहेगा। हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। अगर नहीं पता है आज लिख लीजिएगा बेटा, कई बार आपको डेज के ऊपर क्वेश्चन आता है, इस बार कम से कम वर्ल्ड हेल्थ डे याद कर लो। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को क्यों मनाते हैं? 1948 में बेटा स्टेब्लिश किया गया था WHO, सेम डेट पर। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को रहता है। अब हेल्थ का अगर 7 का रिलेशन आ ही गया है तो 47 में भी 7 आ रहा है। 7 से क्या याद आना चाहिए? हेल्थ डे। क्लियर? अब आ जाता है आपका 48 में कहा गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखो बेटा, यानी यहां ये एग्रीकल्चर की बात कर रहा है और एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है। मुझे एक बात बताइए, एग्रीकल्चर मतलब क्या? खेत वगैरह, खेत खलियान। खेत में बेटा खेती कौन करता है? किसान। किसान बेटा बैलगाड़ी लाता है। बैलगाड़ी में कितने बैल काम करते हैं? 2 बैलों की कितनी टांग? 8। क्लियर कट, देख लिए कितना आसान हो जाएगा। खेत से बेटा 8 नंबर याद आना चाहिए। तो ये याद रख लीजिएगा, खेत और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन की बात की गई है। बहुत बार पता है, एक बार इसको, हाँ एक और चीज, आपकी एग्जाम थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस पूछती है। इतने आसान क्वेश्चन कई बार नहीं। वैसे तो आसान, देखो 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है इजी, मॉडरेट और इजी आया तो ऐसा पूछेगा, मॉडरेट आया तो कैसे पूछते हैं? काउ स्लॉटरिंग किस आर्टिकल के तहत सरकार ने बैन किया है? मतलब गैया को काटना अलाउड नहीं है। नॉर्मल सी बात है, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन की तो एक ही जगह बात की गई है, तो याद रखना आर्टिकल 48 में कहा गया है, पक्का, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, इनका काउ स्लॉटरिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। अब 49 में बात कर लेते हैं। याद है 29 में मैंने 9 का रिलेशन किससे निकाला था? एम से। एम से क्या था? माइनॉरिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। 49 में भी 9 आ रहा है। 9 में अगेन बेटा 9 का रिलेशन किससे है? एम से है। मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट तो आपको पता ही होगा, ताजमहल। इन लोगों ने ये क्या डाल दिए? ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है माचू पिचू है ये? माचू पिचू सुना हुआ है? नहीं, अर्जेंटीना चाइल में है। देखो सर्च करो ये कहाँ है। वह चाइल चिली विली में कहीं आना चाहिए। वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये मैक्सिको या चाइल, साउथ अमेरिका में ये। देख के तो मजा आ जाता है। चलो ठीक है, फिलहाल मॉन्यूमेंट्स याद रखिएगा, ये मॉन्यूमेंट ही है ना, और क्या? मॉन्यूमेंट मतलब क्या? आपकी विरासत। वो तो हेरिटेज साइट्स, आपका यूनेस्को साइट्स होता है। मॉन्यूमेंट्स में आपका लाल किला, जितनी भी पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होगी, कहां है लोकेटेड? माचू पिचू किसी ने सर्च ही नहीं किया। पेरू में है। ओके ओके ओके, चाइल का हाँ अपोजिट कंट्री है पेरू, ये याद रखिएगा। अच्छा, कभी भूलना नहीं है। वैसे माचू पिचू के अंदर पी से पीचू, पी से पेरू, याद रख लीजिएगा। बहुत रेयर केस है, लेकिन एंशियंट आपको पता है ना, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर वैसे तो आज तक बहुत रेयर क्वेश्चंस होते हैं। चलो 49 हो चुका है। अब आ जाएगा बेटा 50 में क्या कहा गया है? सेपरेशन ऑफ ज्यूडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 2 टर्म आए हैं। ज्यूडिशियरी का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ज्यूडिशियरी का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। और यहां पर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब क्या? पीएम एंड प्रेसिडेंट। इन लोगों को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जो आपकी सरकार संभाल रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है, इन्होंने क्या बोला है? सेपरेशन, मतलब दोनों सेपरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए मंत्री मोदी जी आपका आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा चलो ये वाला डिसीजन दे दो, मैं प्रधानमंत्री हूं। मतलब हमारी जो ज्यूडिशियरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इंडिपेंडेंट है। आपको क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ सकता है, इंडिपेंडेंस ऑफ ज्यूडिशियरी आर्टिकल बताइए। आर्टिकल क्या हो जाएगा? 50। क्लियर? अब आपका आएगा बेटा आर्टिकल 51। यहां पर कहा गया है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे भारत में पीस को मेंटेन करेगा। मतलब ऐसा उठे सुठे मर्जी हो रही है चलो बेटा ठोक के आते हैं सामने वालों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ हमने ही युद्ध छेड़ दिया, म्यांमार के खिलाफ हमने ही युद्ध छेड़ दिया। तो एक पीस मेंटेन करना, मतलब आपने देखा होगा करंट अफेयर में, न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ते हो तो हमारा एक बायलैटरल रिलेशन होता है, अग्रीमेंट्स होते रहते हैं। कोई हमारे देश में आएगा, फॉर एग्जांपल इस साल का एक क्वेश्चन मैंने करंट अफेयर में बताया था, 26 जनवरी को 2025 चल रहा है, इस साल हमारा 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे में गेस्ट कौन था? चीफ गेस्ट। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया आपके थे, नाम क्या है? प्रोबोवो सुबियांतो, भूलना नहीं है। पिछले साल का पता है एक एनडी, वैसे तो हर एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट रिसेंटली एक एनडीए की एग्जाम में क्वेश्चन पिछले साल ऐसे हवाई फायर मार के गए, क्वेश्चन आ गया था। इस बार भी मैं बता रहा हूं
26 जनवरी हमेशा हम लोग कोई ना कोई मंत्री मिनिस्टर बुलाते रहते हैं। इस साल कौन आया था? इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट। पहली बार हमने रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया था? 1950 में। तब भी इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आया था, नाम लिख लेना, उसका नाम था सुकार्नो। क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। इसी के साथ बेटा आपका आज हमने क्या रिकॉल कर लिया? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी। अब एक काम करेंगे, इसका ओरल टेस्ट किसी एक इंसान को बेटा ये कैमरे के सामने बुलाया जाएगा, सबके सामने यहां पर बैक टू बैक 12 से लेकर 51 तक आपको आर्टिकल्स नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे, डरने की बात नहीं है। देखो भैया मैं तो नहीं आ रही रे बाबा, लेकिन एक बात बता दीजिए, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन वाले बेटा आपको तो वैसे भी नहीं, आपका चेहरा भी मेरे को नहीं दिख रहा, मेरा चेहरा आपको दिख रहा है, आपको वैसे टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अगली बार आपका श्रेया राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, वैसे क्या था राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट? वो एक आर्टिकल 32 भूलना नहीं है। 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार बेटा? 7 दिन है, रोज एक बार भी रीड किया। एक बात बताओ, मेरे को लगता है बड़े मुश्किल से 40 मिनट 45 मिनट्स में हमने क्या किया? पूरा रिकॉल कर लिया। आपको कुछ नहीं करना है, 7 दिन में 7 बार पढ़ लो, कुछ नहीं। अगला लेक्चर कब होने वाला है? 7 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद। तो आपको बहुत अच्छे से करके आना है। नेक्स्ट टाइम पता है क्या कर लेंगे? इसी को मैं पूरा आर्टिकल वन शॉट क्लियर करा देते हैं, 52 से भी ले लेंगे। आपको एक और चीज बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है और इसी में आधी चीज आपकी कवर हो जाती है। या आपको अगर ये नहीं करना है तो आप मुझे बताइएगा, या अगर आपको एक ही लेक्चर अभी फिलहाल करना है, अगर आपको फोकस करना है पूरा का पूरा कहां? आपके बैंकिंग में, तो वो भी चल जाएगा, या बाकी देख लेंगे अपन जैसा क्या करना है। मेरे को एक भी चल जाएगा, ठीक है। आपका बेटा दिन शुभ हो, अच्छे से आपका दिन बीते, धन्यवाद।